कंपनी से 10 साल के बाद, और हाईएस्ट इनकम मेरी रही थी 11 साल के अंदर। हाईएस्ट चेक मेरा वहां का बता रहा हूँ 76,000 रुपीज, 76,000 रुपीज वहां का। तो मैं तो बहुत खुश था कि इधर छोटा सा गांव और इतनी इनकम, तो मैंने कहा बहुत है ना। लेकिन अब सबको बताऊं कि 2015 में मेरा दिमाग ऐसा हुआ कि यार डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारा पैसा है, जो मैं ड्रीम लेके आया था। आधी जवानी चली गई, राइट। जब मैं एंट्री किया था तब 2005 में, तो मैं 30 साल का था, और जब वहां से निकला तो 41 का था। यानी कि पूरे 11 साल जो प्राइम टाइम होता है वो मैंने वहां पे गवा दिया। थोड़ा सीखे, वहां से बहुत कुछ सीखे। फिर मुझे पता चला कि कोई एक कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में, वेस्टीज करके, और मैंने नाम ही नहीं सुना था। इतने साल में डायरेक्ट सेलिंग में था, मैंने नाम नहीं सुना था। और जैसे ही नाम सुना तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये कंपनी का नाम ही मुझे सेट नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा था मुझे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और फिर जाके उसमें कंपनी में मुझे पता चला, मेरे दोस्त काफी लोग थे उसके अंदर, ये मुझे पता ही नहीं था। और यहाँ तो गुजरात में तो मुझे पता ही नहीं था कि बिजनेस चल रहा है। मैंने ऑफिस नहीं देखा था, ना ही किसी को देखा था। एक फेथ रख के मेरे अपलाइन के ऊपर, और मैंने ये शुरू कर दिया। मुझे कुछ पता नहीं था। मैं यहाँ पे आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आपको सबको पता है, जब मेरी 2-3 दिन पहले मेरी वाइफ की स्टोरी शेयर की थी मेरी वाइफ ने, 2008 से लेकर 2010 थी कि अगर इस बिजनेस से महीने के 30,000 रुपए अगर मेरे पास आ गए, कितने 30,000 रुपीज, तो मेरे लिए बहुत है। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर 30,000 रुपए मेरी इनकम हो जाएगी। तो मैं इतने लिए ही मेरे चीज में आया था। क्यों? कि मेरे घर में लाइट बिल ना कटे, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस भर जाए, और मैं जो हमारे घर का राशन है वो रेगुलर आता रहे, और किसी के आगे हाथ नहीं लंबा करना पड़े। इतना अगर आ जाएगा तो मैं बहुत मतलब मेहरबान होऊंगा मेरे अपलाइन के लिए। अब विश्वास नहीं करेंगे, मेरे अकाउंट में 23,000 थे, और मैंने 21,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया था, और 2 ईएमआई थे इसी सेंटरों के, 9,600 और 8,632, 2 ईएमआई मेरे चल रहे थे एक ही कार के। आप समझ सकते हैं, जो जिनको लोन लेने की आदत पड़ी हो ना, उसको समझ में आएगा एक ही कार पे 2 लोन कैसे मिल सकती है। और 5 और 7 तारीख को मेरा ईएमआई भरना था, और मैं 17 मार्च को मैंने बिल बनवाए 21,000 का, अकाउंट में 23 पड़ा है। तुरंत मेरी वाइफ का फोन आता है, बोले क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या करोगे ये बिजनेस करके। थोड़ी फाइट हुई थी हमारी बातों बातों में। मैंने कहा यार करने दे, कुछ अच्छा ही होगा, सब लोग कर रहे हैं, सब लोग पैसा कमा रहे हैं, तो इस चीज अच्छा है। फिर हमने शुरू किया, और शुरू करने के बाद मैंने सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत तूफान की तरह मैंने काम किया। कोई घर, कोई दोस्त मैंने छोड़ा नहीं, राइट। और पहले ही महीने में सिल्वर गया था इस बिजनेस से ले, और पहले ही महीने का मेरा चेक था कुछ 35,000, पहले ही महीने का। मैंने कहा मेरी रिक्वायरमेंट तो 30,000 थी, तो पहले ही महीने 35,000, तो मैं बहुत खुश हुआ। और पूरा ऐसा नहीं था हमारा ही 35,000 आया, हमारे टाउन में 20 आए, किसी के 15 आए, सब लोग खुश, मेरी वाइफ भी खुश, लेकिन बाहर दिखाया नहीं उसने। फिर मुझे ऐसा लगा कि काम तो करने जैसा है। फिर मैंने काम को आगे बढ़ाया, और काम को आगे बढ़ाते बढ़ाते सेकंड मंथ यानी कि अप्रैल का महीना था 2016 में डायमंड चला गया। मुझे नहीं पता था कैसे डायमंड जाते हैं, 43 में डायमंड ये जल्दी हो गया या धीरे धीरे हुआ, कुछ पता नहीं। मेरे को तो जल्दी पड़ी थी। एक बोलते ना, एक ड्रीम है, एक फियर। या ड्रीम आपके पास काम कर सकता है, या आपको डर भगाता है। ये 2 चीजें ऐसी खतरनाक है जिंदगी की। तो मेरे को ड्रीम भी था, पैसे कमाने हैं, लेकिन डर ज्यादा था। डर इतना था कि मुझे वापस वो गरीबी नहीं देखनी है, वापस वो पैसों की दिक्कत मुझे नहीं देखनी है। मुझे बहुत बड़ा नाम करना है, बहुत बड़े पैसे कमाना है।
और सेकंड मंथ का जो चेक आया था वो था 78,000 रुपीज का। फिर तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे 76,000 का अमाउंट हाईएस्ट था 11 साल में, यहाँ पे सेकंड मंथ में 78,000। तो आप समझ सकते हैं कि कितना चेंज आया होगा हमारी पूरी टीम के अंदर, पूरा तूफान सा आया था हमारी टीम के अंदर। और वापिस 4-5 मिनट निकले, 89,000, 90, 91 ऐसे करके लाख रुपए क्रॉस हो चुका। और 6 महीने के अंदर मैंने ये कार ली थी i20। उस टाइम पे भी वापस झगड़ा हुआ घर पे कि आप कैसे लाओगे गाड़ी, उसकी ईएमआई तो भर नहीं रहे हो, एक गाड़ी तो पड़ी है घर के आगे, दूसरी गाड़ी। मैंने कहा नहीं, अपलाइन ने कहा है ना कि ले लो तो लेनी पड़ेगी। एक सेंट्रो तो घर पे ही पड़ी थी और मैंने ले ली i20। और i20 लेने के बाद सबको पता चला कि जीतन लधानी ने i20 ली है, सेंट्रो तो पड़ी है घर पे। ऐसा नहीं कि वो बेच के उसके पैसे आगे डाउन पेमेंट भर दिया, नहीं, सेकंड कार ली मैंने। और 6 महीने के अंदर वापिस मोमेंटम चालू में 9th मंथ में मैं गया था क्राउन, 12 मंथ में मैं गया यूसीडी। यूसीडी जाने के बाद थोड़ा रेस्ट मतलब कैसा, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 495 तक मैं यूसीडी तक ही पहुंचा। और मुझे ऐसा था नहीं कि भाई आगे जाऊं, पिन चेंज करूं, पैसा मतलब पता नहीं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आगे बढ़े। मेरा गोल्ड जो था, दागीने जो मेरे थे गोल्ड, जितना भी मेरे घर पर वो गिरवे रखा हुआ था बहुत सालों पहले, वो हमने छुड़वा लिया। जितना भी कर्जा था वो खत्म कर दिया। इसके बाद एक बार पता नहीं कुछ था, मेरी वाइफ ने कहा कि इस बार आप मेरे को एनिवर्सरी आ रही है तो आप मुझे गिफ्ट क्या दोगे। मैंने कहा मांगो ना, क्या चाहिए, पहले नहीं था, अब तो सब कुछ है। तो उसने कहा कि मुझे ना डीसीडी का पिन चाहिए। मैंने कहा कैसे जाएंगे, 3 महीने बाकी है एनिवर्सरी में, तो 3 महीने में कैसे जा सकते। तो उसने कहा कि तुम 43 डे में डायमंड गए थे, तो क्या 90 डेज में नहीं जा सकते। मैंने कहा यार बात तो सही है, 4 लेग और लगाने पड़ेंगे। पहले 43 डेज में गए थे तो 90 डेज में क्या फर्क पड़ता है। आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे मैं नया बंदा आया था ना, उसी तरह मैंने काम किया और मैं 90 डेज में वापस डायमंड गई, यानी कि मैं डीसीडी गया। और डीसीडी गया तो मुझे पता नहीं था कि मेरा चेक कितना होगा, क्योंकि गिनती मुझे आज भी नहीं आती। आज भी मुझे पता नहीं चलता कि एलओबी कैसे आता है। नादान रहता हूँ, पता चलता है कि भी नादान रहने से पैसा आता है तो ठीक, वही सही है। तो उस टाइम पे मेरा चेक आया था 7,94,000, मतलब नियर बाय 8 lakhs। तो वापिस मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा इतने सारे पैसे हम क्या करेंगे, अपना तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, राइट। मतलब रिक्वायरमेंट बहुत था लेकिन कुछ प्लानिंग नहीं था तो क्या करेंगे। 5 लाख तक का प्लानिंग था कि 8 लाख आए। फिर वापिस वही मेहनत की। मेरी वाइफ ने कहा कि अपना एक बहुत बड़ा फंक्शन आ रहा है अहमदाबाद में और 90 दिन बाकी है, अपने को डीयूसीडी कंप्लीट करना है। मैंने कहा कैसे हो सकता है, राइट। तो वही वो लाइन उससे वापिस कही कि 43 डेज में तुम डायमंड गए थे, वापिस 90 दिन है। तो वापिस 90 दिन की वापिस वो दौड़ लगाई और दौड़ लगाते वो 33 मंथ हुआ था, यानी कि 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे। और हम लोग डीयूसीडी गए। डीयूसीडी जाने के बाद हमारी इनकम आप सबको पता है कि फिर 10 लाख रुपया, 11 लाख रुपया, फिर 12 लाख रुपया। एवरेज अभी का इनकम 10 लाख के नियर बाय ऑलवेज रहता है। और 40 महीने के अंदर मैं, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, मैं लाया मर्सिडीज बेंच। जो मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे गांव में आज तक मर्सिडीज नहीं है, ना ही मेरे दूर दूर तक पूरे खानदान में कहीं है, किसी के पास मर्सिडीज नहीं है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे खानदान में पहला रईस हूँ मैं, ताकि मुझे पता नहीं चलता कि इनकम टैक्स क्या होता है। मर्सिडीज लेने गया तब मुझे बताया गया कि सर आपको लोन नहीं मिल सकता। मैं क्यों भाई साहब, बोले आपका थोड़ा बैंक का अकाउंट बहुत अच्छा रिकॉर्ड है आपका, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं आपको सबके आगे खुलेआम बता रहा हूँ, मैं गलती नहीं किया है, मुझे पता ही नहीं था ना अकाउंट कैसे रखते हैं, राइट। लेकिन हमारी जिंदगी में ड्रीम बहुत थे सर। मर्सिडीज में मैं जब पहली बार जब लेने गया ना, तो सिर्फ 4 जने गए थे लेने वाले। कितने लोग, सिर्फ 4। कौन कौन पता है, मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे। वो मर्सिडीज बेंच वाला बोलता है कि सर आप मर्सिडीज लेने आए हो और आप सिर्फ 4 जने, आपके साथ कोई नहीं आया क्या, आपकी ये सेकंड एंड थर्ड गाड़ी है क्या। मैं कहा नहीं, मेरी जिंदगी की पहली गाड़ी। बोले आप लेने ऐसे आए हो जैसे दूसरी तीसरी गाड़ी परचेस की हो आपने। मैंने कहा भाई साहब सपनों में इतनी बार चलाई है इसको, तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं ये पहली गाड़ी ले रहा हूँ, राइट। तो क्योंकि सपनों में बहुत बार चलाई थी। और एक बार हम जब सेंट्रो लेने गए थे, मैं आपका ड्रीम का एक थोड़ा सा एक एग्जांपल और बताऊं।
जब हम लोग सेंट्रो परचेस करने गए थे, वो ड्रीम बोलते हैं ना, ड्रीम देखो देखो, यानी कि अब विजुलाइज कर सकते से आपके घर पे चिपकाओ। ड्रीम चिपकाने से आपके जल्दी से आपके ड्रीम पूरे होते हैं, राइट। तो ड्रीम हमने चिपकाए थे। जब सेंट्रो लेने गए थे तो मेरी वाइफ ने वहां से i20 एक्टिव का एक ब्रोशर लिया था। बोले भाई साहब ये गाड़ी नहीं है क्या? बोले ये गाड़ी अभी लॉन्च नहीं हुई है, ये लॉन्च होने वाली है। मतलब उसको लग्जरी अच्छा लगा था, ये i20 एक्टिव अच्छी लगी थी गाड़ी, तो वो ड्रीम जाके घर पे चिपका दिया था। तो चिपकाने के बाद वो ईडर के गांव में, हमारे गांव में, वहां पे वो पोस्टर लगा दिया था, उस पे नीचे डेट लगा दी थी, हम नई गाड़ी लेंगे तो i20 एक्टिव लेंगे। अब सोचो, ये लगाया था हमने 2011 के अंदर। 2011 में i20 एक्टिव का बोर्ड घर पे लगाया था, ड्रीम बोर्ड पे, और उसके आगे हमने तिजोरी लगा दी थी, जो अलमारी जो आती है वो लगा दिया था। और उसके बाद हम 2016 में तो आ गए थे हिम्मतनगर रहने के लिए, और हिम्मतनगर में जाके रहे थे, वहां पे भी हमको 6 महीने हुए। और जब हम लोग लेने गए थे i20 एक्टिव, ले ली हमने गाड़ी, तब तक हमारे पता नहीं था कि वो एक्टिव का पोस्टर अभी भी लगा होगा घर पे। जब दिवाली की सफाई करने हम लोग इधर गए थे, तब वो अलमारी हटाई ना 6 साल के बाद, तब वो i20 एक्टिव का पोस्टर वही लगा हुआ था, और वही कलर का। मतलब मैं आपको यहाँ पे बताना ये चाहता हूँ कि आप ड्रीम लिखो, लिखने के बाद आपको वो चिपकाने हैं, और चिपकाने के बाद आपको कौन सा कलर चाहिए, कौन से साल में चाहिए, वो लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है कि ड्रीम मुझे ये चाहिए। एक भाई साहब ऐसे बोलते थे हमेशा कि मेरे को है ना, एक दिन देखना मेरे घर पे गाड़ी आएगी, देखना एक दिन मेरे घर पे गाड़ी आएगी। तो वाकई उससे घर पे गाड़ी आई। पता है कौन सी? एम्बुलेंस आई उसको उठाने के लिए। गाड़ी तो आई उससे घर पे, लेकिन उससे क्लियर कट नहीं बोला था ना। अगर क्लियर कट उससे बोला होता तो उससे घर अगर बोला होता कि ब्लैक कलर की मर्सिडीज मैं खुद लाऊंगा, सीट कवर ये होंगे और इस डेट पे मैं लाऊंगा, तो क्या नहीं आ सकती थी? ऐसे ही बोलता गया हवा में, एक दिन मेरे पास देखना बड़ी गाड़ी आएगी, बड़ी गाड़ी आएगी, बड़ी गाड़ी आएगी, और एम्बुलेंस आ गई। तो ये ड्रीम के साथ डेट भी जरूर है, और आपको कौन से कलर की गाड़ी चाहिए, कौन से साल में चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, वो सब आपको डिफाइन करके लिख के चिपकाना पड़ेगा, तब जाके आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा ड्रीम पूरे नहीं होंगे सर। एक माँ को अगर बच्चा भी चाहिए तो उसके लिए भी उसको ड्रीम चिपकाना पड़ता है। पूरा दिन उसके पास अगर दर्द होता है, उल्टियां आती है, फिर भी वो खुश होती है जब बेड पे सोती है, तो उसको एक ही दिखता है कि हाँ मेरा बच्चा आने वाला है, ये तकलीफ उसके लिए है। तब जाके उसको सेटिस्फाइड होता है, उसका ड्रीम देखती है तो उसको विजुलाइज होता है कि नहीं मेरा भी ड्रीम पूरा होगा, राइट। ये आप देख सकते हैं, मैंने जो बताया कि ड्रीम एंड फियर, मेरा फियर ये मेरा पुराना घर है अभी इधर का। मैं अभी गांधीनगर रहता हूँ, लेकिन ये मेरा पुराना घर है। तो ये 2 घर है, बाजू में मेरे बड़े भाई का घर है, लेकिन इसके आगे जो है वो मेरा घर है इधर का, आज भी इस पोजीशन में है। अब देखिए मैं वहां पे खड़ा हूँ, वो खड़ा होकर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अभी क्या रिसेंटली, ये भी 4-5 महीने पहले का ही फोटोग्राफ्स लिया हुआ है, राइट। कि यहाँ से मेरा लाइट बिल कट होता था, मैं इस घर में रहता था, जिसमें विजुअलाइजेशन करता था कि यार यहाँ पे मैं रहता था, और यहाँ पे रह के ये घर इतना बड़ा है, ये सीढ़ियां दिख रही है ना आपको, ये सीढ़ियां चढ़ोगे और सामने जो आपको दीवार दिखाई देगी ना, वहां पे खत्म हो जाता है घर। मतलब एक रूम, एक रसोई घर और एक छोटा सा बैठने का एक रूम है, बस इतना ही घर है ये। एक मेरा घर पीछे था, तो ये डर था मुझे कि ये लाइट बिल कैसे भरता था, मैं खाने का पैसे कहाँ से लाता था, राइट। तो ये था मेरा फियर। और 2016 में मेरी जिंदगी में वेस्टीज आया। अब समझ सकते हैं कि वेस्टीज ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, सच में पूरी जिंदगी। यहाँ पे मैं किसी को नहीं जानता था पहले, गुजरात में तो किसी को नहीं। जब मैं पहली बार अहमदाबाद ब्रांच में गया तो मेरे को लोग मिले, और लोग मिलने के बाद मैं लोगों से मिला तो किसी ने कहा मेरी 5 लाख की इनकम है, मेरी 6 लाख इनकम है, कोई बोले 3 लाख है। मैंने कहा यहाँ पे सब झूठे लोग बैठे हैं, ऐसा होता है क्या? 5-6 लाख इनकम होती है किसी की? सच बता रहा हूँ आपको। और एक बंदा मुझे मिला था, बोले मैं डायमंड हूँ। मैं डायमंड हो और ऐसे ही घूम रहे हो? क्योंकि हम जो कंपनी में थे वहां पे तो डायमंड को तो हाथ लगाने नहीं मिलता था, और ये भाई साहब डायमंड ऐसे ही खड़े हैं। लेकिन आपकी इनकम कितनी है महीने की? पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने पूछ लिया था। बोले 30,000। मैंने कहा जितेन तू फंस गया, यहाँ पे डायमंड बोल के 30,000 दे रहे, तू फंस गया यहाँ पे। पता नहीं। और मैं अपने आप को बोल रहा था, लेकिन लोगों को मिला, किसी की 2 लाख, किसी की 3 लाख, किसी की 5 लाख इनकम उस टाइम पे मैंने देखी थी। मैं चलो अगर इन लोगों की इनकम आ रही है तो शायद मेरी भी
आएगी। और वाकई यहाँ पे आप सब लोगों की आ गई है सफलता। और उसके बाद मुझे लोग मिले, लोगों से मिलता गया और मेरी ये लाइफ बनती गई। आज मेरे घर पे पहले एक ही सूट था मेरे पास, एक ही सूट, जैसा जो सूट होता है ना, वो एक ही था मेरे पास। अभी मेरे पास 22 सूट है, वो सब ब्रांडेड, 22 सूट्स। शूज मेरे पास बहुत सारे हैं, मेरे बहुत शौकीन हूँ कपड़ों का। बहुत मुझे शौक है कपड़े पहनने के, शूज पहनने के, अच्छी अच्छी घड़ियां पहनने का, अच्छे अच्छे परफ्यूम लगाने के। मुझे शौक था, पहले से शौक था। क्योंकि ड्रीमर होता है वही सफल हो सकता है। हमने लव मैरिज की है तो आप समझ सकते हैं कितने वादे किए होंगे मेरे वाइफ से, तो यहाँ घुमाऊंगा वहां घुमाऊंगा। आपको एक और चीज बताऊं, मेरे रिलेटिव रहते हैं दुबई के अंदर, और दुबई में एक बार मैं गया, लोग मुझे कहते थे कि तुम आओ, लेकिन पैसे हो तब जाए ना। इस बार क्या हुआ कि दिसंबर 2019 मुझे हमारी कंपनी ने, एजुकेशन सिस्टम कंपनी ने हमको भेजा दुबई। और दुबई भेजा तो दिसंबर में ही भेजा, पर हमारे वहां पे जीजाजी रहते हैं, हमारे बने ही रहते हैं वहां पे। तो उन्होंने ये कहा था कि तुम आओ ना कभी भी, तो तुम आना तो दिसंबर में आना, ताकि वहां पे क्या है, अच्छे अच्छे सेल होते हैं, सेलिब्रेट होता है, तो आपको मजा आएगा। तो दिसंबर में मुझे जाने का मौका मिला। मैं 5 दिन वहां पे रहा। कितने? 5 दिन। और 2 दिन तो मेरा बिजनेस के काम था, बाकी 3 दिन हम घूमे। 21 लाख रुपए की मैंने परचेस की थी वहां से, 21 लाख। सिर्फ और सिर्फ 12 लाख का तो मेरी वाइफ के लिए मैंने गोल्ड लिया, गोल्ड पहनने का। सोचिए 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जो हमारा पुराना गोल्ड था वो गिरने रखा हुआ था, हमने रिटर्न किया था वहां से पैसे देके सिंगल चेक में। और यहाँ से 21 लाख की परचेसिंग, अच्छी अच्छी घड़ियां लेके आया, बेल्ट अच्छे अच्छे लेके आया, परफ्यूम्स लेके आया, और मतलब काफी सारी चीजें जो मुझे पसंद थी, अच्छे अच्छे बैग्स लिए। तो आप समझ सकते हैं कि 21,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया हुआ था, जो अकाउंट में ही 23,000 थे, और 21 लाख से मैंने बिजनेस शुरू किया। और 21 लाख की परचेसिंग मैंने दिसंबर में की, 3 साल के बाद। सोचिए आप कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है वेस्टीज कंपनी से। तो थैंक्स कहना चाहूंगा यहाँ पे मिस्टर गौतम बाली जी, दीपक सूद जी और करवर सिंह जी को, इन्होंने इतनी अच्छी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनाई ताकि मेरे जैसे लोग जो बिल्कुल खत्म हो चुके थे, फाइनेंशियली खत्म हो चुके थे, कुछ नहीं था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि आगे तक क्या होगा। सच बता रहा हूँ मैं आप सबको, आपके सबके सामने, कि अगर मेरी लाइफ में वेस्टेज नहीं होता तो मैं आज इस धरती पे नहीं होता। ऐसी मेरी हालत थी फाइनेंशियली, राइट। तो हमने काफी ड्रीम देखे और ड्रीम पूरे कर भी रहे हैं। और बहुत सारे ड्रीम, अभी हमारा एक बहुत बड़ा भी ड्रीम है, मैं कुछ एक बड़ा सा एक घर देख रहा हूँ। घर कुछ फाइनल भी होने वाला था अप्रैल मई में, लेकिन अब सबको पता है कोरोना आया है। तो कोरोना इसलिए आया है कि उसने ये बोला है कि बिजनेस बढ़ा करोना, इसलिए वो कोरोना आया है, राइट। तो मैं थोड़ा बिजनेस बढ़ा करके मैं वो घर लूंगा, और बहुत जल्दी लूंगा। आप सबको न्यूज भी मिल जाएंगे बहुत जल्दी। और मैं एक्चुअली वेस्टीज के जो स्टाफ है हमारा यहाँ पे अहमदाबाद का, मिस्टर रिफाकत, चिंतन दुधिया, आरती मैम, और जो भी स्टाफ में है, जैसे कि अभी ये हमारे सचिन चिकोटे जी, मतलब इतने सारे अच्छे ट्रेनर। मुझे बताओ कौन फेल हो सकता है वेस्टीज के अंदर? इतनी सारी ट्रेनिंग्स, इतना हम्बलनेस वाला सब स्टाफ पूरा। यहाँ के मैनेजर देखो तो मुझे तो इतना हम्बल लगता है, रिफाकत जी, चिंतन दुधिया को जब भी मिलते हैं तो लगता नहीं है कि कंपनी का एसएम है, हमको लगता है कि अच्छा सा दोस्त है हमारा। आरती जी को देखिए कितनी हम्बल, वो क्या नाम है, एक लड़की है, एक और एमओएम की जो लिम्बचिया है, हमारे गांव के नजदीक की है, मित्तल लिम्बचिया, सॉरी सर, मित्तल लिम्बचिया। गुड, मतलब इतना अच्छा स्टाफ आपके लिए पूरा इतना तैयारी दिखा रहा है, तो कौन ऐसा होगा कि वेस्टेज में फेल होगा? अगर फिर भी वेस्टेज में कोई फेल हो रहा है तो मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है। वो अपने आप की कुछ गलतियां होंगी, उसी की गलतियां हैं तो ही जाके वो फेल होता होगा। मैं कुछ आपको एक बातें और बताना चाहता हूँ कि जब 2018 जब मैं हिम्मतनगर से आ रहा था गांधीनगर, मतलब अहमदाबाद आ रहा था, मैं सच बता रहा हूँ, ये घटना घटी थी। और मेरा एक छोटा लड़का जो था, जिसकी बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं थे, वो लड़का मेरा यहाँ पे हॉस्टल पढ़ता था गांधीनगर में, और मेरा बड़ा लड़का घर पे था। तो वहां पे हुआ था क्या कि मैं और मेरी वाइफ आ रहे थे,
रास्ते में बारिश का मौसम था, स्पीड थी गाड़ी की शायद 80-100। वो गाड़ी मेरी पलटी खा गई और 3 पलट खा के रॉन्ग साइड, यानी कि जो पिलर होते हैं ना बीच में रोड के, उसके अदर साइड में, अपोजिट साइड में जाके गिरा 3 पलट खा के। और पूरा जो कार का जो मुंह था वो वापिस हिम्मतनगर की साइड था और पूरी गाड़ी उल्टी थी। अब मैं और मेरे वाइफ अंदर थे। अब सोचिए आपको कितना लगा होगा, क्या पोजीशन हुई होगी गाड़ी की। पूरी गाड़ी उल्टी थी और उस गाड़ी के अंदर मैं और मेरे वाइफ थे और हम सोच रहे थे कि हमारे साथ क्या हुआ। हमें कहाँ लगा था कुछ पता ही नहीं था। पब्लिक आई, पब्लिक ने हमारी गाड़ी सीधी करी। सीधी गाड़ी करके हमने एक दूसरे को देखा, गाड़ी पूरी लॉस हो चुकी थी और मैं और मेरी वाइफ अंदर से निकले और मैंने कहा कि यार एक बच्चा हॉस्टल में है और एक बच्चा घर पे। अगर हम लोगों को कुछ हो गया होता तो अब विश्वास नहीं करोगे, हमको एक छोटी सी खरोंच भी नहीं आई थी। इतनी गाड़ी पलटी खाने के बाद छोटी सी भी खरोंच नहीं आई थी। इसका रीजन पता है आपको क्यों? कि भगवान ने ऐसा सोचा कि जितेन और कामिनी नीचे जाके हमारा ही काम कर रहा है। आज के बाद जो हमारा जो जीवन होगा वो पूरा का पूरा वेस्टिजियन को होगा, हमारी पूरी टीम को होगा और किसी के लिए नहीं। ये हमारा वहां पे डिसीजन हुआ। फिर मुझे पता चला कि बिजनेस अगर बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा। मेरी पूरी जो मेरा माइंड सेट था, मेरा जो थॉट था वो पूरा मैंने चेंज कर दिया। राइट, जो नेचर में कुछ बातें होती हैं, सबके में होती है। सिक्के के 2 बाजू होते हैं ना, थोड़ी अच्छाइयां थोड़ी बुराइयां सब में होती हैं और आज भी होंगी। कोई ऐसा भगवान बन जाए अगर 100% सही हो जाएंगे तो सही है। तो मैंने और मेरी वाइफ ने यहाँ पे डिसीजन लिया कि हमें आज के बाद ये पूरी टीम के लिए हमारा जीवन रहेगा। राइट, फिर मैंने ऐसे एक बहुत सारी बुक्स पढ़ी, उसमें मुझे पता चला कि जो कुछ भी बिजनेस बड़ा जिसको करना है, जिसको भी बड़ा बिजनेस करना है तो उसका अगर एटीट्यूड सही रहेगा, अब मेरी बात समझिएगा, एटीट्यूड अगर सही रहेगा वही बंदा इस बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम पा सकता है। एटीट्यूड यानी क्या? मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, आप इसको जानते हैं? बहुत अच्छा नाम है इसका, शोएब अख्तर। ये हाईएस्ट फास्टर में फास्टर बॉलर है ये। राइट, 161 किलोमीटर की स्पीड से इसकी गेंद डालता है। लेकिन आप सबको पता है इसका नेचर, इसके पास क्वालिटी है, नॉलेज है। लेकिन देखिए एक और बंदा मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे, ये है शेन वॉर्न। अब इसको जानते हैं, ये 708 विकेट ले चुका है टेस्ट मैच में। राइट, ये इनका चेहरा, स्पिनर बॉलर है ये। राइट, बहुत नॉलेज है कि नहीं? बहुत अच्छा नॉलेज है। लेकिन फिर भी क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ा नाम किसका है? किसको माना जाता है भगवान? क्रिकेट का भगवान किसको माना जाता है? द लीजन ऑफ द सचिन तेंदुलकर। राइट, सचिन तेंदुलकर को माना जाता है। पता है क्यों? पहले तो इसका चेहरा देखिए, आप इस बंदे का चेहरा देखिए, कितना इसमें एटीट्यूड कैसा है। कुछ भी लगता है आपको इसको चेहरे पे घमंड दिखता है थोड़ा सा भी? नहीं। जब ये मैच खेलने जब आया था मैदान के अंदर, तब जाके उसको, जब छोटा था ना, सब लोग बोल रहे थे छोटा है, लड़कियों जैसा आवाज है, तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा काम नहीं है। और जब खेलता था, जब उसको आउट नहीं कर पाते थे लोग, तो बहुत उसको मेंटली प्रेशर डालते थे, फास्ट बॉलिंग करके, गालियां निकाल के, उसको मतलब हर्ट करके। जब चलता था तो बीच में पांव लगा देते, गिर जाता था ये। लेकिन इसने किसी को भी जवाब नहीं दिया। अब समझना मेरी बात को, मैं बात कर रहा हूँ एटीट्यूड की। इसने किसी को भी जवाब नहीं दिया। इसने जवाब दिया तो सिर्फ बल्ले से, चौके छक्के मार के इसने जवाब दिया, उसे कहते हैं एटीट्यूड। मैं मानता हूं यहाँ पे जब कोई भी बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो सब लोग कहते हैं अच्छा भाई साहब तुम भी आ गए, तुम भी साबुन तेल बेचोगे।
और तुम भी निकल पड़े हो करोड़पति बनोगे। क्यों? मैं कहता हूं कि आपको भी अगर कोई बोले ना, उसके मुंह मत लगो, जवाब दो, उसको जवाब दो, लेकिन किस तरह? सचिन तेंदुलकर की तरह, डायमंड जाके, क्राउन जाके, यूसीडी जाके, डीसीडी जाके, डीयूसीडी जाके, मर्सिडीज लेके 10-15 लाख की इनकम करके क्यों लोगों के मुंह लगना? इसे कहते हैं एटीट्यूड। ये एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। किसी को भी जरूरत नहीं। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, राइट? मैं आपको एक और चीज दिखाऊं। ये देखिए डिफरेंस क्या है। ये देखिए सचिन तेंदुलकर का एक दोस्त था, आप सबको पता है, विनोद कांबली। ये भी इसका दोस्त था, सेम कॉलेज में, सेम स्कूल में पढ़े थे, सेम कॉलेज में पढ़े, सॉरी कॉलेज तो नहीं थे, लेकिन सेम इंस्टीट्यूट में ये क्रिकेट सीखे, एक ही साथ क्रिकेट का कैरियर शुरू किया, लेकिन फिर भी आज ये कहाँ है और वो कहाँ है, राइट? आप समझ सकते हैं। एक दूसरा आपको मैं फोटो दिखा रहा हूँ, ये कौन है आपको पता है? अगर कैरेक्टर के बारे में देखा जाए, अगर एक्टर की तरीके देखा जाए तो अमिताभ बच्चन है, लेकिन ये एक मूवी आई थी मोहब्बतें, उसमें ये किसी एक लड़की का बाप था और उस एक कॉलेज का एक डीन था ये, राइट? और इतना घमंड था उसके अंदर अपने आप में, उसके रूल्स इतने कड़क थे, इतने एथिक्स से कड़क थे, वो अपने आप को चेंज करना ही नहीं चाहता था, चेंज करना ही नहीं चाहता था। बस मैं हूँ जैसा हूँ, मेरे एथिक्स, मेरा ये, मेरा वो, कुछ नहीं चेंज किया। उसकी लड़की मर गई इस मूवी के अंदर। ऐसा घमंड किस काम का? किस काम का ऐसा घमंड? काफी लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और अपने ईगो के कारण अपने बिजनेस को कैसा कर देते मुझे पता नहीं, राइट? एक और मैं आपको चेहरा दिखा रहा हूँ, अब सबको याद आता होगा ये, राइट? 3 इडियट्स, वायरस, ये भी अपने घमंडी था, वो भी अपने एथिक्स से चलना चाहता था, टाइम टू टाइम काम होना चाहिए, ये होना चाहिए, मेरे बेटा इंजीनियर ही बनना चाहिए, राइट? ये भी घमंडी था, ये भी अपने एथिक्स चेंज नहीं करना चाहता था, उसी को पकड़ के रखा था कि मैं यही रहूंगा, मैं ऐसा ही रहूंगा, मुझे कोई चेंज नहीं कर सकता, मैं जो कर रहा हूँ सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूँ। भाई साहब चेंज कर लो ना, थोड़ा चेंज कर लो, अपने एटीट्यूड को चेंज कर लो। इसका भी लड़का इस मूवी के अंदर, इसका भी लड़का गुजर चुका था इसकी जिद के कारण, इसके घमंड के कारण, राइट? एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, ये आप देखिए, सिंबल ऑफ सिंप्लिसिटी। आपको पता है सिंबल ऑफ सिंप्लिसिटी में कौन आता है? हिंदुस्तान का गांधी जी। मैं आपको एक उसकी स्टोरी सुनाता हूँ, आपको शायद पता चल जाएगा। एक सभा में गए थे, ये नेता है, ये नेता है, ये एक सभा में गए थे और सभा में जाने के बाद वो सोफे पे नहीं बैठे, चेयर पे नहीं बैठे, वो जमीन पे बैठ गए। उस सब लोगों ने कहा सर आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, आप नीचे क्यों बैठ रहे हो? तो उन्होंने कहा नीचे इसलिए बैठ रहा हूं कि यहाँ पे गिरने का डर नहीं रहता। सोचिए आप कितनी बड़ी बात कही। क्या कहा? मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। उन्होंने कहा मैं नीचे इसलिए बैठता हूँ ताकि मुझे नीचे बैठने से गिरने का डर नहीं रहता है। डाउन टू अर्थ इंसान था ये, हमको भी इसकी कॉपी करनी चाहिए, राइट? सिंप्लिसिटी। देखिए ये व्यक्ति कौन है, राइट? अब सबको पता चल गया होगा, गांधी जी कितने सिंपल थे और देश को आजाद करके चले गए। कई लोग इसको बोलते हैं कि कैसे काम किए। सर अगर अच्छे काम नहीं किए होते ना तो आजकल हमारी जेब में जो पैसा पड़ा है उसका, उसके ऊपर जो फोटो होता उसका फोटो है। जब से मैं जन्म लिया हूं तब से इनका फोटो मैं देख रहा हूं, पता नहीं कब तक इनका फोटो रहेगा। तो इतना बड़ा काम किया है, एक ही रीजन है, सिंप्लिसिटी, हम्बलनेस और डाउन टू अर्थ। गिरने का डर नहीं रहता, मैं नीचे रहूंगा तो। ये हमारे अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, राइट? ये देखिए सक्सेस फॉर्मूला की मैं अगर बात करूं तो बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास बिहेवियर अच्छा है, मैं आपको फिर से रिपीट करूं, अगर आपको बिहेवियर अच्छा, आपका व्यवहार अगर अच्छा है, अगर अपन परसेंटेज के हिसाब से गिनेंगे, जैसे A for 1, B for 2, C for 3, ऐसे अगर गिनोगे तो बिहेवियर का आप टोटल लगाइए कितना हो रहा है। B for 2, E for 5 प्लस 8 प्लस 1, आप टोटल करिए, टोटल कितना आ रहा है? अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका व्यवहार अगर अच्छा है तो आप 80% आपके पास है, 80%, राइट? इसके बाद
आपके पास नॉलेज, भरपूर नॉलेज है, आपके पास फुल नॉलेज है, बहुत नॉलेज है आपके पास, और इसका भी आप अगर टोटल लगाएंगे तो देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा ना, A for 1, B for 2, C for 3, ऐसे Z तक 26। उसी तरह अगर आप देखेंगे K for 11, N for 14, ऐसे करके देखिए, अगर नॉलेज आपके पास भरपूर है तो आप 96% हो। और ये देखिए टैलेंट आपके पास बहुत है, बहुत टैलेंट है आपके पास, आप सबसे होशियार है, बहुत आपके पास टैलेंट है। फिर भी अगर आप परसेंटेज में जाएंगे तो आपके परसेंटेज होते हैं 72%, राइट। और अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपका अगर एटीट्यूड अच्छा है तो नीचे टोटल देख लीजिए अब कितना है, टोटल आ रहा है 100%, राइट। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका एटीट्यूड अच्छा रहा, आपकी ऑनेस्टी, आपका एटीट्यूड अगर अच्छा रहा तो आप 100% में आते हो। चाहे बिहेवियर थोड़ा कम होगा चलेगा, थोड़ा नॉलेज कम होगा चलेगा, थोड़ा टैलेंट अगर लोगों से कम होगा चलेगा, लेकिन आपका एटीट्यूड वो होना चाहिए बेस्ट। लोग कहने चाहिए नहीं अरे बंदे में दम है, इसके साथ मजा आना चाहिए, राइट। और इसके बाद हाँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कौन है। देखो, वेस्टीज अपॉर्चुनिटी मुझे भी सेम मिली है, आपको भी सेम मिली है, सबके लिए सेम है। ऐसा तो नहीं है कि गौतम बाली जी ने मेरे लिए कुछ अलग रखा था और आपके लिए अलग रखा था, जो नया आएगा उसके लिए कुछ अलग है, ऐसा तो है नहीं। मैं आप इन दोनों की स्टोरी सुनाता हूँ, इन दोनों की स्टोरी में सुनाता हूँ इसलिए कि मुझे बहुत मजा आया था जब मैंने ये एक होटल में मेरा रियल ये किस्सा हुआ था, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक बार ये दोनों दोस्त गए थे होटल के अंदर, होटल सेम, उसका मेनू सेम, उसने अपनी अपनी पसंदगी का खाना मंगवाया है, खुद की पसंदगी का खाना मंगवाया है, फिर भी वो बाजू वाला देखो उसकी थाली में देख कैसे रहा है, खुशी से देख रहा है या दुखी से, वो दुखी होकर देख रहा है, राइट। और जो दूसरा जो व्यक्ति है वो कितना मगन होके खा रहा है, हालांकि उसके पास भी सेम था, सेम ही ऑप्शन थे, सेम ही मेनू था, उसी होटल से मंगवाना था, उसने अपनी मनपसंद चीज मंगवाई और वो डीयूसरी चला गया। मतलब कहने का मतलब है कि वो उसके मनपसंद ला रहा है, उसकी मस्ती में मस्त है, वो अपने काम में लगन में वो मस्त है, लेकिन दूसरा देखो दुखी कितना है। मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, अगर दूसरे की थाली में देखते रहोगे ना, जिंदगी भर आपका चेहरा ऐसा रहेगा, अरे यार उसका चाहे कितना बड़ा आ गया, इसका इतना आ गया। अरे भाई साहब, उसकी वो मत देखो, सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी है, सेम होटल में सेम मेनू, सेम टेबल, सेम वेस्टिज का प्लान, सेम इनकम, सेम एलओबी, 16 लाख से डीयूसी जाया जाता है। क्यों आप दूसरों को देख रहे हो? क्यों आप लोगों की इनकम के साथ अपना कंपेयर कर रहे हो? आप अपने आप में बहुत ताकत है, आपके अंदर बहुत ताकत है, आप खुद काम करिए, लोगों के आगे देखिए मत। हाँ, पॉजिटिव मिल रहा है, लीजिए आप, आपके अपलाइन कुछ बता रहे हैं, लीजिए, देखिए उसे, सुनिए, वो कह रहे हैं वो करिए आप, राइट। लेकिन दूसरे की थाली में देख के दुखी मत हो, राइट। तो ये भी एक एटीट्यूड है। और एक दूसरा मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूँ, ये खाने की थाली है, राइट। ये खाने की थाली, अगर आप जाओ, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप ये थाली अगर आपके घर, अगर आपका कोई दोस्त आपके घर पे आया या कोई मेहमान आपके घर पे आया या आप कहीं पे गए, तो इतनी सारी अगर आपके पास फूड रखता है तो उसने अच्छी सेवा की कि नहीं की, आपके साथ अच्छा व्यवहार किया कि नहीं किया, भरपेट खाना दिया, बहुत सारी वैरायटीज आपको दी खाने के लिए, और आपको साथ में उससे कोका कोला भी दिया, कोल्ड ड्रिंक्स, गर्मी का टाइम चल रहा है, कोका कोला भी दिया। सच बताओ ये सही किया कि नहीं? फिर भी कई लोग देखते हैं, खाना खाने के बाद बोलेंगे यार कोका कोला तो दी लेकिन बर्फ नहीं था इसके अंदर, यानी कि क्या हुआ, गलती निकालेंगे, सब कुछ अच्छा था लेकिन कोका कोला में बर्फ नहीं था। अरे यार, तुझे उसकी तो उसकी भावनाओं को समझो यार, उसके पास बर्फ नहीं होगा तो नहीं दिया होगा, अगर वो कोका कोला नहीं देता तो क्या उखाड़ लेता भाई। मैं यहाँ पे ये एग्जांपल इसलिए मैं दे रहा हूँ कि अपलाइन आपको बहुत कुछ दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है,
आपके अपलाइन आपको बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन फिर भी उसका अपलाइन अच्छा है, मेरे अपलाइन ने यहाँ पे ये नहीं किया। हमारे एक लीडर है, अहमदाबाद के ही है, उन्होंने एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे कि मेरी वाइफ हर रोज लड्डू देती थी खाना खाने के लिए, खाने में हाथ में हर रोज देती थी। एक दिन बाजू वाली आके लड्डू देके गई, उसके ऊपर काजू बादाम लगे हुए थे। मैंने मेरी वाइफ को कह दिया कि उसका लड्डू अच्छा था, हालांकि वो एक दिन का ही था, राइट। तो मैं आप समझ गए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मतलब एटीट्यूड आपका सेम रखिए, आपका एटीट्यूड अच्छा रखिए कि अगर कोई सब कुछ दे रहा है आपको, अच्छी ढंग से दे रहा है, तो आप उसको फॉलो करिए। जो अपलाइन दे रहा है आपको अच्छा ही दे रहा है, जो भी आपका अपलाइन है। लेकिन थाली दूसरे में देखोगे तो दुखी रहोगे जिंदगी भर। बर्फ नहीं है कोका कोला में, अरे यार वो नहीं दिया होता तो, राइट। तो दूसरा है रिलेशनशिप। ये देखिए अपलाइन डाउनलाइन का मैं जब एग्जांपल देता हूँ तो मुझे यही एग्जांपल सबसे ज्यादा सेट होता है। इसके अलावा मुझे समझ में नहीं आता है इसके अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है। अर्जुन एक तीर चलाने वाला, मतलब बहुत नॉलेज वाला इंसान था, राइट। लेकिन उसको अपने अंदर एक ईगो था। ईगो क्या था पता है? कि मेरा जैसा तीरबान चलाने वाला कोई नहीं है, ऐसा ईगो था उसके पास। लेकिन कृष्ण को पता था, फिर भी वो बताता नहीं था तेरा ये ईगो है। सब कुछ मानता था कृष्ण भगवान की बात, लेकिन एक बात नहीं मानता था कि भाई मैं मेरे परिवार वालों को कैसे मारूं। सबमिशन में 99% था, 1% नहीं था। 1% उसके अंदर ईगो था, तब तक युद्ध नहीं जीते, राइट। तब तक युद्ध नहीं जीत पाए। लेकिन जिस दिन उन्होंने सबमिट किया 100% जब सबमिट किया, ईगो साइड में रख दिया, तब जाके युद्ध जीते, राइट। क्यों? मैं क्यों बता रहा हूँ? 100% सबमिशन चाहिए अपलाइन डाउनलाइन के बीच में, 99% नहीं चलेगा। अगर 99% हुआ तो आप फेल हो। 100% अपलाइन पे सबमिशन करो, तब जाके आपको 100% मिलेंगे और सफल होंगे आप। ये मैं कुछ आखिरी 10 मिनट हमारे पास है। अब ये देखिए, ये लक्ष्मी जी का फोटोग्राफ से पूरा गोल्ड है इसके पीछे, राइट। और अब इसको विजुलाइज करिए कितना गोल्ड है। जैसे मैं दुबई में देख के आया हूँ ऐसा। ये मैंने इसलिए फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ आपको कि लक्ष्मी वेस्टीज बिजनेस के अंदर बहुत फास्ट आती है, बहुत जल्दी आती है। नॉलेज बाद में आता है या नहीं भी आता लोगों के पास, लेकिन लक्ष्मी जल्दी आती है। सही बात है। लक्ष्मी वेस्टीज प्लान में जल्दी आती है, और जैसे लक्ष्मी आती है तो लोगों के अंदर क्या आ जाता है? ये ऊपर दिया हुआ है, ईगो। अब समझ रहे हैं? जितना पैसा जल्दी आ गया ना, तो लोगों के अंदर आ जाता है ईगो। और जैसे ही ईगो आता है, जैसे ही ईगो आता है, तो लक्ष्मी जी क्या बोलती है पता है? क्या बोलती है? नीचे लिखा हुआ है, आई गो। ईगो आई गो इज गुम। लक्ष्मी चली जाएगी अगर आपके पास ईगो आ गया तो, चाहे कितना भी पैसा आपने कमाया हो। जहां ईगो होगा वहां ऊपर वाला कहेगा आई गो। ये शब्द याद रखिएगा। ईगो के आगे भगवान रहता नहीं है। ईगो होगा जहां पे, वहां पे भगवान रहेगा नहीं, लक्ष्मी जी नहीं रहेंगी। समझ में आ रहा है आपको, राइट। और दूसरी बात, ये क्या है? 7वां अजूबा, ताजमहल। मुझे ये बताइए कितने साल हो गए ताजमहल को बने हुए? कोई एक बंदा अगर हो तो चिंतन जी को या सचिन जी को बता दीजिएगा, अगर आपने किसी ने देखा हो तो। इसकी मरम्मत आपने देखी है कभी? भाई एक पिलर टूट गया है, उसको रिपेयरिंग काम चल रहा है, कभी देखा क्या? कभी देखा? नहीं देखा ना। रीजन एक ही है, ऐसा इमारत खड़ी कर दी, ऐसी इमारत खड़ी कर दी है कि ये इमारत जिंदगी में, ये ताजमहल फिर से बन नहीं सकता, और ये कभी टूटा नहीं, ना ही इसको मरम्मत की जा रही है इतने सालों के बाद भी। मैं यहाँ पे कहना ये चाहता हूँ कि मैं भी चाहता हूँ, या मेरी हर डाउनलाइन को मैं एक ही चीज कहता हूँ कि आपका भी बिजनेस इसी ताजमहल की तरह खड़ा करो। ऐसा खड़ा करो, एक एक
पिलर ऐसा बनाओ कि ताजमहल जैसा बार बार उसके ऊपर काम नहीं करना पड़े, राइट? बार बार इस पे काम नहीं करना पड़े, ऐसा बिजनेस बनाओ ताजमहल की तरह। बात सही है? तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी ताजमहल की तरह बनाएंगे आपका बिजनेस, राइट? और बहुत कुछ ऐसी बातें थी, और यस, मैं शायद ये बात मैं कह चुका हूं बीच में, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि मैं ड्रीम मेरे में तो है ज्यादा, अब भी है और भी पूरे करने वाला हूं। लेकिन सबसे ज्यादा ड्रीम से ज्यादा मुझे अगर किसी ने भगाया हो ना फास्ट ग्रो करने के लिए, तो वो एक ही चीज थी, वो था डर। मैं गरीब नहीं रहना चाहता हूँ वापिस। मैंने इतनी दिक्कतें देखी हैं कि मतलब जब याद भी करता हूँ, जब उस दिन मेरी वाइफ बता रही थी आप सबको, तब मैं बाहर मोबाइल में देख रहा था, तब भी मेरे आंख में आंसू थे। मगर भगवान वापिस ऐसे मेरे को दिन नहीं चाहिए, इसलिए मैं तेज भाग रहा हूँ। वो दिन मुझे वापस नहीं देखना है। वो बच्चों के लिए कपड़े या बच्चों के लिए फीस, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था मैं, तो मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, राइट? तो ड्रीम हमारा स्ट्रॉन्ग है, ड्रीम आपका इमोशनल होना चाहिए, और मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको अपलाइन की, वेस्टेज बिजनेस की। आपको अगर ध्यान में आया हो कि वो दूसरों की थाली में देखना बंद करिए, लक्ष्मी आ जाए तो ईगो मत करिए, बिजनेस ऐसा करिए कि ताजमहल जैसा बिजनेस करिए, राइट? और मैं और मेरी वाइफ बहुत खुश हैं। हमने जो शादी से पहले जो सपने देखे थे वो सारे सच हो रहे हैं। अब तो हमारे सपने और बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों के सपने और बढ़ रहे हैं, और मेरे परिवार के सपने और बढ़ रहे हैं। मतलब मर्सिडीज है, अच्छा घर लेने जा रहे हैं, अच्छी इनकम है, और एक बात सबसे ज्यादा अच्छी है कि लोगों की हेल्प करने में जो मजा आता है ना, लोगों की हेल्प करने में जो मजा आता है ना, वो और किसी बिजनेस में नहीं है। मेरी जो पढ़ाई है वो 12th तक है, 12 तक मैं पढ़ा हूं, लेकिन अच्छे अच्छे लोग, मुझसे भी ज्यादा पढ़े हुए लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि आपके पास अगर ड्रीम हो, एक कारण हो आपको बिजनेस बड़ा करने का, तो आप बिजनेस बहुत बड़ा कर सकते हैं, राइट? सिर्फ एक ड्रीम चाहिए, स्ट्रॉन्ग ड्रीम चाहिए आपके पास, तो आप बिजनेस बहुत बड़ा कर सकते हैं, राइट? तो मैं इसी के साथ खत्म करता हूँ मेरी बात, कि आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें कुछ अच्छी लगी होंगी, और अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर को तो अच्छी बातें लगी होगी, जो लर्निंग मोड पे उसको सब अच्छी लगी होंगी। और मुझे पता है कि कोई ईगो नहीं करेगा, और ना ही करना चाहिए, राइट? मेरी लाइफस्टाइल, मेरा काम करने का तरीका, वो कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो पता है चिंतन भाई को मैं कैसे काम करता हूँ, राइट? और बाकी तो चिंतन जी, ये मैं मेरी अपनी बात पूरी कर रहा हूँ सर, और बस एंड थैंक यू वेरी मच, आपने ये मौका दिया मुझे कुछ शेयर करने का। थैंक यू सचिन जी। थैंक यू सो मच सर, इट्स आवर प्लेजर सर, थैंक यू सो मच। हेलो जी सर जी। तो सचिन जी आप मुझे सुन पा रहे हो? चिंतन जी आवाज बहुत कम आ रही है, लेकिन आप आवाज आप सुन पा रहे हो? हाँ अभी आ रही, बोलो। हाँ ग्रेट, तो बहुत बढ़िया सर ने आज प्रेजेंटेशन दिया है। तो पहले तो मैं यहाँ पे जितन सर को बोलूंगा कि सर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर बहुत ही बढ़िया आपने डेफिनेशन दिया। मेरे को मेन चीज यहाँ पे ये जानने को मिली कि आपके जो ड्रीम होने चाहिए वो इमोशनल होने चाहिए। अगर आपके ड्रीम इमोशनल हो गए तो 100% आप सक्सेस हो गए, क्योंकि हर एक ड्रीम के अंदर इमोशन जुड़ा हुआ होता है। और सर को आज जो भगाया हुआ है, मजबूर कर दिया भागने के लिए, एक ही चीज था जो था उनका। चिंतन जी आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। उनका जो गरीब होने का डर वो उनके लिए आज यहाँ पे उनको ये लेवल पे लेके आया हुआ है। दादा मत ले जा। तो सचिन जी अब मैं आपसे निवेदन करूंगा प्लीज आप भी आगे थोड़ा सा लोगों को। जितेंद्र सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जितेंद्र सर काफी बढ़िया, मैं आपको फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ आज, एंड काफी चीजें आपने बहुत अच्छी तरीके से बताई सर। वो लक्ष्मी जी वाला एग्जाम्पल, ईगो वाला एग्जाम्पल, ताजमहल वाला एग्जाम्पल, काफी बढ़िया। और वो जो थाली आपने जो बताई थी, आपने जब आप बोल रहे थे कि कोको कोला में बर्फ नहीं था,
कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज में कमी निकालते हैं। जैसे कि कभी कभार वीआईपी होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि सर आज मीठे में कुछ नहीं था, गुलाब जामुन नहीं था। तो रियली वेरी रियल लाइफ एग्जांपल्स है सर, बहुत अच्छा लगा। और वीडियो को देखकर जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स आज है, जी जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत से यंगस्टर्स सोचते हैं कि हमारा प्री वेडिंग शूट कैसा रहेगा, प्री वेडिंग शूट ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। तो वो प्री वेडिंग शूट कैसा रहेगा ये सोचने से अच्छा अगर आप ये सोचोगे कि हमारा सक्सेस स्टोरी वाला वीडियो कैसा रहेगा, ये जी सोचना अगर आपने शुरू कर दिया तो काफी अच्छा रहेगा। जैसे कि जितेंद्र सर का आज वीडियो काफी अच्छा लगा मुझे सर, एंड इट वाज रियली बेस्ट वीडियो। सर ये वीडियो किसने बनाया, मतलब सर ये हमारी विनिंग टीम के वहां से बन के आया है। यहाँ पे आए थे 4 दिन के लिए, और यहाँ पे जितने भी डीयू सीरीज बनते हैं उनके लिए वो एसपी बादल सर बनाते हैं, और वही हमारे जो फंक्शन होते हैं वहाँ पे ये शो करते हैं। इसके बाद हमको स्टेज पे जैसे कि हम जैसे अवार्ड फंक्शन में आप देखते हो कि हम लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर को जब इनवाइट करते हैं तो ब्रांड एम्बेसडर के लिए जैसे मैनेजमेंट ने वीडियो बनाया हुआ है, वैसे इनके लिए वीडियो बनाया गया हुआ है। जी जी सर। तो जितने भी लोग टिकटॉक में भी है, टिकटॉक में भी रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टिकटॉक में वीडियोस भी डालिए, लेकिन एक बार जिंदगी में अपना सक्सेस वीडियो जरूर डाल देना टिकटॉक में। सर ने बनाया नहीं, बहुत ही अच्छा रहा सर। इट वाज मैं चेयर पे बैठा हूँ, चेयर से मैं भी नहीं हिला हूँ। इट वाज रियली अ फैंटास्टिक सेशन सर, काफी अच्छा लगा। सर थैंक यू सो मच सर। सर अभी एक बार मिलना है, कभी गुजरात में वीआईपी होगी या गुजरात में जब मैं आऊंगा तो एक बार आपसे जरूर मिलना है सर। थैंक यू सर, माय प्लेजर, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। ओवर टू यू चिंतन जी। थैंक यू सो मच सचिन जी। सो बहुत ही बढ़िया सर आपका सेशन था, और बहुत ही अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। आज लोग दुबई से भी मैसेज कर रहे हैं, नेपाल से भी कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया से भी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि वंडरफुल ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग बार बार होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा सीखने को मिला है, बहुत अच्छा नॉलेज मिला है, और मेन चीज लोगों को आज पता चल गया है सर कि अगर आपके अंदर डर है तो डर पे आगे जीत है। जैसे कि आज आगे के सेशन में सचिन ने बताया कि डर के आगे जीत है, तो यही पे आज मैं भी बताना चाहूंगा कि अगर आपने डरना चालू कर दिया तो एक ही चीज याद रखोगे, डर के आगे जीत है। जैसे ही आज यहाँ पे प्रूवन हो गया है कि आप डरे और आगे बढ़े, और आज आपने ये सिद्धियों को हासिल किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच। और मैं आगे से वापिस से सचिन जी आपको बताना चाहूंगा कि सर आप कुछ बताना चाह रहे थे, आपने बोला था कि आज मैं बहुत अच्छी चीज बोल के यहाँ पे क्लोजिंग करूंगा, तो व्हाट डू यू प्लीज आप कुछ अच्छा बताइए लोगों को और क्लोजिंग कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू चिंतन जी। बस मैं वही कहना चाहूंगा कि हर एक इंसान अगर एक टारगेट लेकर चले कि ऐसा एक वीडियो या ऐसा एक हमारी सक्सेस स्टोरी का भी वीडियो बने, तो वही टारगेट लेके चलिए। और जैसे आज जितेंद्र सर ने आज हमें मार्गदर्शन दिया है, एक गाइडेंस दी है, उसको फॉलो करें सभी लोग। और मेरे ख्याल से चिंतन जी कल हमारी ट्रेनिंग 2 है राइट, एक 6 बजे वाला स्लॉट है और एक 8 बजे वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चिंतन जी ओके, शायद मेरे ख्याल से चिंतन जी ऑफलाइन चले गए, बट कल 2 ट्रेनिंग हमारी एक होगी, जिसमें से एक हम कुछ डायनामिक कपल्स को हम इनवाइट करने वाले हैं। जैसे आज लाइक जितेंद्र सर ने अपनी स्टोरी यहाँ पे शेयर की और काफी चीजें आज हमें सिखाई, वैसे ही वो डायनामिक कपल्स अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे और कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। और कल 8 बजे का एक और सेशन रहेगा हमारा गोल सेटिंग का, कि गोल क्यों सेट करना चाहिए, गोल सेट करने से क्या फायदे हैं, और गोल कैसे सेट करना चाहिए, और गोल सेट करने से आप कितनी अच्छा आपके जो ड्रीम्स है वो कैसे अचीव कर सकते हैं। तो कल का 2 टॉपिक रहेगा, एक डायनामिक कपल्स का और एक गोल सेटिंग का। तो तब तक के लिए जितेंद्र सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये